भारत की राजनीति अब ऐसे दौर में पहुंच चुकी है जहां से इसकी पहले के रूप में वापसी बहुत मुश्किल दिख रहा है। ये दौर बहुत घातक है, बहुत खतरनाक है। आज से 100 साल बाद या 150 साल बाद जब इस दौर को इतिहास में दर्ज किया जाएगा तो एक काला अध्याय के रूप में ही सामने आएगा। और सबसे दुखद पहलू ये है कि जो नैतिकता की बात करते हैं, जो विचारधारा की बात करते हैं, जो सही राह पे चलने की बात करते हैं, वो सभी के सभी मैक्सिमम लोग एक नैरेटिव जैसा बनाया जाता है उस पर रेस करने लगते हैं। हम बात करते हैं भारतीय राजनीति की। आज से कुछ सालों पहले आप याद करें, 15 साल पहले, 20 साल पहले हर राजनीतिक पार्टी की एक विचारधारा होती थी, नीतियां होती थी, सिद्धांत होते थे। लेकिन 15 से 20 साल पहले ये सारी बातें का राजनीतिक दलों ने एक प्रकार से जनाजा निकाल दिया और इसके लिए जिम्मेदार हैं हमारे सभी भारतीय नागरिक। उन्होंने इन राजनीतिक दलों के सिद्धांतों, विचारों और नीतियों को जनाजा देने के बाद भी बढ़ावा दिया। लेकिन इसके बाद जो एक और नई प्रकार की राजनीति शुरू हुई लगभग 10 साल पहले, उसमें ऐसा लगता था कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद को लोग पसंद नहीं करते हैं। देश की जनता परिवारवाद और भ्रष्टाचार घोटालों से तंग हो गई है। इसी दौरान 11 साल पहले जब लगातार कांग्रेस शासन कर रही थी, इतने घोटाले, इतने भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, परिवारवाद का मामला लगातार गूंजा। ऐसे में एक व्यक्ति ऐसा सामने आया बीजेपी से, नाम है जो कि आजकल प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी। जब उन्होंने परिवारवाद, भ्रष्टाचार और घोटाले को लेकर के अपनी मुहिम छेड़ी तो पूरा देश साथ में खड़ा हो गया। उसके बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। लोगों की उम्मीद जगी कि अब भारतीय राजनीति में परिवारवाद को तिलांजलि जरूर मिलेगी, भ्रष्टाचार, घोटाले की कोई जगह नहीं रहेगी, जैसी कि बीजेपी की नीति रही है। नया चाल, चरित्र और चेहरा। लेकिन आप देखेंगे कि बीते 11 साल से प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी है, जो कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार और घोटाले के मुद्दे उठा करके इस स्थिति में पहुंचे। बीजेपी लगातार बहुमत से सरकार बना रही है। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि बीते 10 साल में पहले तो नैतिकता, विचारों को, सिद्धांतों को राजनीतिक दलों ने तिलांजलि दी। लेकिन यदि आप बीते 10 साल का पूरा पुनरीक्षण करेंगे तो पाएंगे कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, बीजेपी के सत्ता के कार्यकाल में जिस मुद्दे को लेकर के ये पार्टी कई राज्यों में और केंद्र में सत्तारूढ़ हुई, उन्हीं मुद्दों को इन्होंने भी जनाजा निकाल दिया। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, घोटाले, राजनीति में अपराध, आपराधिक राजनीति के लोगों को दूर करने की बातें सिर्फ और सिर्फ मंचों पर रह गई है। लेकिन आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो बीजेपी भी कांग्रेस से बढ़कर आगे पहुंच चुकी है। अब लोगों ने भी एक प्रकार से ये स्वीकार कर लिया है कि भ्रष्टाचार, घोटाले, लगता है कि लोगों ने भी इससे अपने आप को सामंजस्य बिठा लिया है कि अब इस देश में परिवारवाद, घोटाले, भ्रष्टाचार, अनैतिकता को बिल्कुल जायज ठहरा दिया जाए। लोगों की राय भी लगभग ऐसी बनती जा रही है जैसा नैरेटिव बीजेपी बनाती है। अधिकांश लोग उसी नैरेटिव पर चलने लगते हैं। क्या आपने कभी देखा है, कभी सोचा भी होगा कि 2014 के पहले जो कि स्वतंत्र एजेंसियां मानी जाती थी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, इनका कितना दुरुपयोग हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं की। कांग्रेस ने भी इन एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, लेकिन इस हद तक नहीं किया जिस हद तक बीजेपी उतर चुकी है।
पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी कैसे इन एजेंसियों को एक प्रकार से सरकार का एक प्रकार से प्रवक्ता और उनकी देश की जनता ने पहले नैतिकता, सिद्धांतों की राजनीति, विचारधारा की राजनीति को जब राजनीतिक दलों ने तिलांजलि दे दी तो एक प्रकार से जनता ने भी मुहर लगा दी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि विचारधारा, सिद्धांत, नीतियां, सही गलत और अब खास करके भ्रष्टाचार, घोटाले और परिवारवाद की जो नीतियां हैं उसको लेकर भी देश की जनता ने राजनीतिक दलों के कारगुजारियों पर मुहर लगा दी है। आप देखेंगे कि बीते 10 साल में बीजेपी परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर के, राजनीति में अपराध को लेकर के बहुत आक्रामक बातें करती थी। लेकिन बीते 10 साल का जो पूरा इतिहास बताता है कि जितने भी अन्य दलों में जिन पर भ्रष्टाचार के, परिवारवाद के आरोप लगते थे, ऐसे लोगों को बीजेपी ने सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी के माध्यम से घेरा और उनको अपनी पार्टी में शामिल करा लिया या उनकी पार्टी से तोड़फोड़ करा करके उनके साथ गठबंधन करा लिया। जिन नेताओं पर बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी, परिवारवाद के आरोप लगाती थी, वही लोग आजकल बीजेपी की मदद से सत्ता में हैं। कई लोग इसमें विधायक हैं, कई सांसद हैं, कई राज्यों में मंत्री हैं और कई लोग केंद्र में मंत्री हैं। ऐसे ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर बहुत गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। खुद बीजेपी के नेताओं ने, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, महाराष्ट्र के एनसीपी के शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा भरे सभा में नेशनल करप्ट पार्टी एनसीपी को बताया था और यह भी बताया था कि अजीत पवार ने कैसे 70,000 करोड़ का घोटाला किया और बहुत गंभीर आरोप अजीत पवार पर इसके पहले भी लगते रहे हैं। उस समय ऐसा लगने लगा था कि अजीत पवार बहुत जल्दी जेल जाने वाले हैं। लेकिन अजीत पवार ने एनसीपी तोड़ी, बीजेपी से गठबंधन किया, पीएम मोदी बीजेपी से हाथ मिला लिया और इसके बाद अजीत पवार लगातार डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के बने हुए हैं। एक और नेता है कांग्रेस के अशोक चौहान, वो भी आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला में फंसे हुए थे, गंभीर जांचें चल रही थी। अशोक चौहान ने भी कांग्रेस से किनारा किया और बीजेपी ने उसको हाथों हाथ लिया, बीजेपी में वो शामिल हो गए, बीजेपी ने उनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया। ऐसे एक नहीं हजारों एग्जाम्पल है कि जिन पर भ्रष्टाचार के और परिवारवाद के गंभीर आरोप लगे थे, ऐसे नेताओं को बीजेपी ने अपने खेमे में कर करके उनको एक प्रकार से क्लीन चिट दे दी। और बड़ी बात यह है कि पब्लिक ने भी उनको जिता दिया, यानी पब्लिक ने भी एक प्रकार से उन पर मुहर लगा दी। और बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, हाल ही में जो बिहार में विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी बीजेपी और जदयू एनडीए मिलाकर के एक तरफा बहुमत हासिल किया। जो आप एडीआर की रिपोर्ट देखेंगे तो पाएंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव में 243 विधायक चुने गए हैं। इसमें से आप यकीन नहीं करेंगे 130 लोग ऐसे विधायक हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। और बड़ी बात यह है कि 103 विधायक ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक केस दर्ज हैं। इनमें से 54 विधायक यानी 54 एमएलए बीजेपी के हैं, 31 विधायक जदयू के हैं और 18 विधायक राजद के हैं। मतलब हमाम में सभी नंगे हैं, आपराधिक पृष्ठभूमि के गंभीर अपराधों में लिप्त लोगों ने जिताया, उनको एमएलए बनाया। और इन जो चाल चरित्र चेहरा की बात करती थी बीजेपी, उसी पार्टी के विधायक सबसे ज्यादा गंभीर आपराधिक मामलों में फंसे हुए हैं। लेकिन वो अब माननीय बन चुके हैं, विधायक बन चुके हैं, कुछ तो मंत्री बन चुके हैं।
आपको एक और बात बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में जितने विधायक जीते गए हैं उनमें से कई लोग परिवारवाद से आते हैं, यानी उनके पिताजी माताजी या परिवार में कोई ना कोई पहले विधायक मंत्री सांसद रहा है, वो फिर से एमएलए बन गए हैं। जो मंत्री बनाए गए हैं उनमें से 8 मंत्री ऐसे हैं जो परिवारवाद से ही आते हैं, उनके परिवार से कोई ना कोई पहले राजनीति में रहा है और अब वो राजनीति में आ गए हैं। कुछ मंत्री तो ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक केस दर्ज किए गए हैं, लेकिन अब वो माननीय बन चुके हैं, मंत्री बन चुके हैं। बड़ी बात यह है कि बीजेपी के बड़े नेता और आरा से सांसद रहे, होम सेक्रेटरी रहे, 2 बार के सांसद और केंद्र में मंत्री रहे आर.के. सिंह, बड़ा नाम है। आर.के. सिंह ने जब बिहार सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया इसी विधानसभा चुनाव के दौरान कि 60,000 करोड़ का घोटाला किया गया है, अदानी को लाभ पहुंचाने के लिए बिहार सरकार ने 60,000 करोड़ की चपत बिहार को लगाई है। ऐसे नेता को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद पार्टी से बाहर कर दिया। अब आर.के. सिंह घर में बैठे हुए हैं। आर.के. सिंह की छवि बहुत ईमानदार और सख्त प्रशासक की रही है, ईमानदार नेता और सख्त नेता के रूप में रही है। सच को सच बोलना और गलत को गलत बोलने का साहस आर.के. सिंह रहते हैं, उनको पार्टी नहीं झेल सकी। दरअसल जो वर्तमान की राजनीति है ऐसे घातक और ऐसे खतरनाक दौर में चल रही है जिसमें अब ये उम्मीद बहुत कम की जा सकती है कि जिसमें परिवारवाद, अपराध राजनीति के लोग की पृष्ठभूमि और खासकर भ्रष्टाचार घोटालों में लिप्त नेताओं के खिलाफ पब्लिक खड़ी होगी, क्योंकि पब्लिक ही ऐसे लोगों को जिताती है। यदि पब्लिक चाहे तो ऐसे लोगों को वोट ना दे तो वो अपने आप हाईलाइट हो जाएंगे, घर बैठ जाएंगे। उसके बाद जो राजनीतिक दल है वो भी उनको किनारे कर देंगे। लेकिन राजनीतिक दल, उनकी जो पृष्ठभूमि है और जो उनका बैकग्राउंड है, जो वो हर प्रकार से सक्षम है, वो जिताऊ उम्मीदवार माने जाते हैं, उनको टिकट देती है। और पब्लिक भी जैसा नैरेटिव राजनीतिक दल बनाते हैं, खासकर सत्तारूढ़ बीजेपी बनाती है, पब्लिक भी लगातार उसी नैरेटिव पर चलने लगती है। न नैतिकता की बात समझती है, न सिद्धांत की, न विचारधारा की, न ईमानदारी की। इस प्रकार जो वर्तमान राजनीति चल रही है उसमें अब ये उम्मीद की जानी बहुत बेकार है, बहुत कोई मतलब नहीं रह गया है कि अब ईमानदार लोगों को राजनीति में जगह मिलेगी। और बड़ी बात यह है कि परिवारवाद इतना ज्यादा हावी हो चुका है, भ्रष्टाचार घोटाले राजनीति में इतने हावी हो चुके हैं, पब्लिक भी लगातार उस पर मुहर लगा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से बहुत ईमानदार हैं। कभी उन पर, इतने साल से वो सत्ता में है, गुजरात में मुख्यमंत्री रहे कई साल, 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, कभी कोई उंगली नहीं उठी कोई भ्रष्टाचार या घोटाले को लेकर के या परिवारवाद को लेकर के। लेकिन उनकी पार्टी में, उनके जो अगल बगल में है और जो उनके समर्थक हैं, वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार घोटाले में, इसमें कई ऐसे नेता हैं जिन पर परिवारवाद के गंभीर आरोप हैं, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, उनको बीजेपी आगे बढ़ा रही है। खुद आपकी व्यक्तिगत छवि बहुत ईमानदार की है, सब कुछ है, लेकिन यदि आप ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं, ऐसे लोगों को पार्टी में आगे बढ़ाते हैं, तो इसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे। अब देखना है कि आगे चल करके क्या कोई ऐसा सूर्य उदय होता है जिसमें भ्रष्टाचार, बेईमानी, घोटालों की जगह नहीं रहेगी। इसके खिलाफ क्या कोई नया आंदोलन छेड़ेगा, लेकिन छेड़ेगा तभी जब पब्लिक इस बात को समझेगी। तो भेड़ चाल और भीड़ चाल में इस प्रकार की बातें करना थोड़ा अजीब है, लेकिन डिस्कशन तो ऐसी बातों पर होना ही चाहिए।